बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग तमाम के तमाम इस हवाले से मुबारकबाद मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है एक बड़े ही ज़बरदस्त काज के लिए, जिसके बारे में अमूमन ऐड आ जाने के बाद या फिर ये सोचते रहते हैं स्टूडेंट्स के कभी पेपर्स नज़दीक आएंगे तो शायद हम देख लेंगे, पास हो गए तो ठीक है, ना हुए तो फिर हमें शायद पास किया ही नहीं जाता, हालांकि उन्होंने कोशिश की ही नहीं होती। तो अब आप लोगों का ये फर्स्ट फेज जो है कि आप लोगों ने कोशिश की या नहीं, तो अब आप उस फेज से तो कम से कम आगे आ गए हैं कि आपको ये कहा जाए कि आप लोग कोशिश नहीं ना करने वाले लोग हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये ट्रेनिंग कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल जरूर हो कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो किसी भी सूरत में आप लोग टॉप 100 में, टॉप 150 में क्वालिफाई कर पाए। जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब रजिस्ट्रेशन करवाई है। आई एम मोहम्मद सुहेल असलम, एमफिल मैथमेटिक्स एंड पीएचडी स्कॉलर, currently working as a lecturer mathematics at Government Postgraduate College विहाड़ी। एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट साथ में, जिसमें एनटीएस, एफपीएससी, पीपीएससी रिलेटेड प्रिपरेशन कंडक्ट करवाता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी पूछते हैं पीपीएससी के बारे में तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और वो क्वेश्चन ये होता है कि पीपीएससी की तैयारी कहाँ से करें। तो फिर उसके फौरन बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि पीपीएससी से कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से बताते हैं जी पीपीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पीपीएससी के लिए ये बात याद रखिएगा कि पीपीएससी इटसेल्फ ना तो कोई पोस्ट है, ना ही कोई सेपरेट से कोई जॉब है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि आप लोगों में से सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है, रिकमेंडेशन करता है मेरिट बेस पे, और जो गवर्नमेंट होती है उसको रिकमेंड कर देता है, एडवाइस देता है कि ये कैंडिडेट्स हैं जो कि सुटेबल हैं आप लोगों के लिए या आप लोगों के डिपार्टमेंट के लिए। किसी भी पोस्ट के, पोस्ट की नेचर डिफरेंट हो सकती है, किसी भी टाइप की पोस्ट आए तो आप लोगों ने उन पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज एन टेस्टिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों को इवेल्युएट करता है, आप लोगों को सिलेक्ट करता है, रिकमेंडेशन देता है उस इंस्टीट्यूट को जिसके लिए वो हायरिंग कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारी जहाँ पर चीजें हैं, क्योंकि आप लोग अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इससे पहले भी कभी एग्जाम में अपीयर हो चुके हुए होंगे। अगर अपीयर हुए हैं तो उनको भी पता होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज होती हैं हमेशा ही कि हमारे टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं अप्लाई करने के। तो ये बात क्लियर कट है कि जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिनको आप लोग मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं, जिसे आप लोग पीएमएस कहते हैं, पीएमएस एग्जाम के लिए आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ चांसेस उसके 3 हैं। आप उसमें पास हुए, नहीं हुए, एलोकेशन ना हो पाई आप लोगों की, तो आप लोगों का चांस चला गया। उसके टोटल जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो तमाम की तमाम पोस्ट हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस हैं उसके लिए 3 हैं, और पर्टिकुलरली कंपेटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उन तमाम में आप लोगों के जो नंबर ऑफ चांसेस हैं वो 3 हैं। लेकिन बाकी बहुत सारी पोस्ट जिनके लिए या जिसके लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशली लेक्चरर मैथमेटिक्स और लेक्चरर पोस्ट,
या तमाम की तमाम 100 मार्क्स जो पोस्ट हैं उन तमाम के लिए नंबर ऑफ चांसेस तो 3 हैं, लेकिन यहां पर पीपीएससी कहती है कि देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ चांसेस where recruitment is being made through one paper written test followed by interview or interview alone if a candidate obtained qualifying marks 45% mark। अच्छा, इसको मैं अपना, ये आप लोग इसको देख पा रहे होंगे जो ओवरऑल इसकी क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई है। इसको मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इसके नंबर ऑफ चांसेस आप लोगों के अपने हाथ में है कि आप कितने चांसेस अवेल करना चाहते हैं। 3 इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ चांसेस आप लोगों के 3 तक रिस्ट्रिक्ट भी होते हैं इन केस कि अगर आप लोग अपने चांसेस को खत्म करते रहते हैं, मिसयूज करते हैं उनको, कि आप लोग नहीं पढ़े, नहीं तैयारी कर पाए और वो चांस आप लोगों का किसी तरीके से स्पॉइल्ड हो जाए। वो कैसे स्पॉइल्ड होगा या कैसे बच जाएगा वो हमने देखना है। नंबर ऑफ चांसेस के बारे में सोचना वैसे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग पहले से ही ये सोच लें कि मैं इस दफा नहीं तो अगली दफा, अगली दफा नहीं तो उससे अगली दफा शायद पास हो जाऊं। ये याद रखें कि नंबर ऑफ चांसेस सिर्फ इसलिए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट पास होने के बावजूद टेस्ट क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू में पास भी हो जाता है, पास होने के बावजूद उसकी एलोकेशन नहीं हो पाती, तो उसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए, उसको यूं कह लें कि वो डिस्करेज ना हो, तो इस तरह के काम के लिए, उसकी मोटिवेशन के लिए ये नंबर ऑफ चांसेस वाली गेम है। आप लोगों ने स्टार्ट से ही इसको ये नहीं कि थर्ड चांस में ही जाके या थर्ड अटेम्प्ट में ही जाके मैंने इसको पास करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग पास करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट चांस है, आई थिंक सो के फर्स्ट चांस से मुराद ये कि उन्होंने रिसेंटली अपना मास्टर्स जो है वो कंप्लीट किया है। तो ऐसे तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे वो तमाम के तमाम कोशिश ये करेंगे कि जो उनके नंबर ऑफ चांसेस हैं वो किसी भी तरीके से जाया ना हो। तो जाया कैसे नहीं होंगे, तो उसका प्रोसीजर आप लोगों को बता देता हूं। उसका प्रोसीजर ये है कि अगर जो टेस्ट मार्क्स हैं, टेस्ट मार्क्स मोर देन 40 अगर कोई कैंडिडेट अचीव कर लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने वो एक स्पेसिफिक जो लाइन थी वो क्रॉस कर ली है। अब वो फर्दर इंटरव्यू के लिए जाएगा, और इंटरव्यू के लिए जब जाएगा तो इंटरव्यू के अंदर अब क्या चीज है कि हो सकता है कि इंटरव्यू में उसकी सिलेक्शन हो, इंटरव्यू पास होने के बावजूद भी, या ना हो। क्लास में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी। तो अगर तो किसी कैंडिडेट के लेस देन 40 मार्क्स आते हैं टेस्ट के अंदर, तो उसका चांस वहीं पे जाया हो जाएगा। जिसके मोर देन 40 आ गए तो और उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया। इंटरव्यू के लिए हमेशा कॉल किया जाता है कि अगर 1 पोस्ट है तो फिर टोटल जो कैंडिडेट्स जिनको कॉल किया जाएगा वो सिंगल पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब जाहिर है तमाम कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होंगे, तो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स ऐसा नहीं है कि अपना चांस जो है वो खो बैठेंगे, बल्कि जिनके मार्क्स 40% प्लस होंगे उनका चांस एज इट इज मौजूद रहेगा। अब फर्दर जब इंटरव्यू के लिए चले गए लोग, तो इंटरव्यू के अंदर अगर किसी भी कैंडिडेट ने मोर देन 50% मार्क्स ले लिए होंगे तो उसका चांस सिक्योर रहेगा, चाहे उसकी एलोकेशन हो या एलोकेशन ना हो। लेकिन अगर उसके लेस देन 50% मार्क्स हैं तो उसका चांस वेस्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ चांसेस वो 3 जो है वो अचीव करेगा। इस टेस्ट के लिए अब स्पेसिफिकली मैं लेक्चर पोस्ट की बात करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर लेक्चर पोस्ट के लिए ही बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज मास्टर्स डिग्री। मास्टर डिग्री इसके लिए क्वालिफिकेशन है।
इसके लिए कोई बीएड एमएड कंपलसरी नहीं है। एमएस या एमफिल के 2 मार्क्स, जो कि बड़ी ही एक ओवरऑल अगर मेरिट के हवाले से बात करें तो कोई इतनी ज्यादा उसकी वेटेज नहीं है। 2 मार्क्स जस्ट उसके इंक्लूड होते हैं ओवरऑल मेरिट के अंदर। अब बात करते हैं कि आप लोग अब जो पीपीएससी का एग्जाम देख रहे होते हैं, क्या ये पीपीएससी तमाम टेस्ट को ऐसे ही कंडक्ट करता रहा है, या इसका जो प्रोसीजर है पीपीएससी का, ये कभी चेंज भी हुआ है? तो ये याद रखें, मैंने ये काफी लंबी इसकी हिस्ट्री उठाई है कि 1985 से 2017 तक ये राउंड अबाउट 30 to 32 ईयर्स का आई थिंक सो के बन गया है। तो इस सारे के अंदर 2008 तक, जो 2009 का बैच बेसिकली कहलाता है, 2008 में पेपर्स हुए थे, 2009 के अंदर उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट्स हुई। 1985, 1987, 1996, 2001, 2004, 2008, इन तमाम ईयर्स में जो पेपर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेता रहा है, ये तमाम के तमाम सब्जेक्टिव पेपर्स हुआ करते थे। 2011 का जो बैच था, दैट वाज द पायनियर बैच, जिसने ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप पेपर लेक्चरशिप पोस्ट के लिए दिया। जब तक सब्जेक्टिव पेपर्स आया करते थे, तो तब 7 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते थे, और उसमें से जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हमने अटेम्प्ट करने होते थे। अब क्या है, अब एमसीक्यूज हैं, तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज होते हैं। यहां पर मैं जो 11 से 17 तक जो पोस्ट आई हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली भी एक चल रहा है चक्कर के 90 प्लस पोस्ट मेल की हैं और 100 प्लस पोस्ट फीमेल की हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, जो ब्रेकअप आई थिंक सो के वो ऑफिशियली अभी किसी भी लिहाज से हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियल जस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो अपकमिंग पोस्ट हैं कि ये पोस्ट अनाउंस हो गई हैं, आ रही हैं, उनकी पाइपलाइन में हैं, वो उस पर काम कर रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अभी तक यही बात हम लेके चलेंगे। तो क्या अब जो पोस्ट आई हैं कि 90 प्लस मेल्स की, 100 प्लस फीमेल्स की, क्या ये पोस्ट किसी लिहाज से कम है, या इसको इतना लाइट लिया जाए कि अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है? मैंने अभी जब जिक्र किया प्रीवियस, अगर आप लोग स्लाइड देखें तो 32 इयर्स के टेन्योर के अंदर अगर आप लोग देखें, ये बल्कि आप 2020 है तो 35 ही कहूंगा इसको, कि 35 इयर्स का टेन्योर अगर आप लोग देखें तो 35 इयर्स के अंदर जाके आप लोगों ने टोटल 9 टाइम्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट हुई है लेक्चरर्स के लिए। मतलब ये कि आपको 3-4 साल या उससे ज्यादा भी वेट करना पड़ सकता है अगर आप लोगों की अब एलोकेशन नहीं होती, या आप लोग खुदा ना खास्ता कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करता। तो चले जी, मैं अब ये बात कर रहा था कि हम ये देखते हैं कि क्या ये पोस्ट इतनी कम है या ज्यादा हैं, या किस हिसाब से हैं, कि इससे पहले पोस्ट कितनी आती रही हैं लेक्चरर्स के लिए। तो सबसे पहले ये 2011 मेल है। तो 2011 मेल के अंदर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेल्स के लिए जो पोस्ट थी वो यहां पे देखें, ये 65 जो 2011 के अंदर पोस्ट मैथमेटिक्स मेल के लिए आई थी, देवर 65, और फीमेल्स के लिए जो पोस्ट आई उनकी तादाद कितनी थी? उनकी तादाद हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे, फीमेल के लिए भी वो 65 ही थी। तो मतलब ये कि 65 और 65 दोनों की ऑलमोस्ट सेम जो स्ट्रेंथ है लेक्चरर के लिए 2011 के अंदर उनकी वैकेंसीज अनाउंस हुई। उसके बाद 2015 के अंदर
मैथमेटिक्स के लिए ये सेकंड पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 71 पोस्ट अनाउंस की गई मेल के लिए, और मैथमेटिक्स 108 पोस्ट, ये यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 108 पोस्ट फीमेल के लिए अनाउंस की गई। और ये फर्स्ट टाइम था यहां पर प्रीवियस 2-3 रिक्रूटमेंट्स के बाद कि जब एडहॉक पे रिक्रूटमेंट होना शुरू हुई थी, तो 2011 के बाद से 2015 के बैच से जो लेक्चरशिप की पोस्ट हैं, वो जो कैंडिडेट्स अपॉइंट किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते, बल्कि डे 1 से परमानेंट पोस्टिंग 2015 से स्टार्ट हो गई है। और ओवरऑल स्ट्रेंथ ये आप लोगों को साथ साथ नजर आ रही होगी स्लाइड्स पे, अगर आप लोग देखते जाएं कि टोटल फीमेल्स की सीट 1208 अनाउंस की गई थी। उसके बाद 2017 में जो लास्ट बैच अब तक आया था, उसमें जो मेल की सीट्स थी मैथमेटिक्स की, वो 70 पोस्ट, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहां पे, ओके। यहां पे नजर आ रहा होगा 70 पोस्ट थे। और ऐसे ही जो फीमेल्स हैं उनकी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पोस्ट थी, देवर 95 पोस्ट जो हैं वो फीमेल्स के लिए, ये आप लोगों को नजर आ रही होंगी यहाँ पे, टोटल पोस्ट अनाउंस की गई 2017 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स आए हैं वो 2011, 2015 और 2017 में अनाउंस किए गए। इसके पेपर के लिए टोटल 120 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हर ठीक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जहां पर एक नंबर दे दिया जाता है, हर गलत क्वेश्चन के लिए आप लोगों से 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस वजह से इस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आप लोगों ने हत्तुल इम्कान यही कोशिश करनी है कि जो आप लोगों को आता हो उसी को मार्क करें, इररेलेवेंट या फिर जिसे आप लोग कह लें कि चांस हो जिसका कि ठीक हो सकता है नहीं, उस पे फोकस नहीं करना कि वो आप लोगों के जो ठीक आंसर्स थे उनमें से भी डिडक्शन का बायस बन सकता है, और एक ऐसे नुकसानदेह भी हो सकता है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए। ये आप लोगों को इसकी एग्जांपल ये दे देता हूं कि आप लोगों का एक्चुअल जो पर्पस है वो क्या है कि आपने अपने टेस्ट के अंदर इतने मार्क्स लेने हैं कि जो 8 to 10,000, ऑलमोस्ट इतने कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई करते हैं, 8,000 to 10,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं हर दफा मैथमेटिक्स पोस्ट की अगर बात कर रहा हूं। तो आपने उसमें से अगर ये 100 पोस्ट हैं, लेट सपोज फीमेल की बात करता हूं, 100 पोस्ट हैं, तो फर्स्ट 500 उन 8,000 में से जिनके मार्क्स 40 प्लस हों, जिनके मार्क्स मोर देन 40 हों, और पहले 500 जो लोग होंगे, क्योंकि 100 सीट्स हैं तो 500 जो पर्सन होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये याद रखें कि ऐसा भी हुआ है कि फीमेल्स की जो 102 पोस्ट थी या 108 पोस्ट अभी जो हमने लास्ट में देखी, उनके लिए कैंडिडेट्स तो कॉल होने चाहिए थे 500, तो एक दफा शायद उसके लिए 500 तो छोड़ें, 400, 300 नहीं, बल्कि सिर्फ 110 फीमेल कैंडिडेट्स वर देयर जिन्होंने मार्क्स अपने 40 प्लस में लिए। तो आप लोगों ने टॉप के अंदर आना है, 40 बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है। तो ये तमाम टारगेट्स आप लोगों के सामने होंगे। ये हम डिस्कस करते हैं कि हम फिर कैसे इसको अचीव कर पाएंगे।
ओके जी, यहाँ पर तमाम जो पेपर्स थे अप टू 2017, उन तमाम पेपर्स के अंदर सब्जेक्ट बेस पेपर्स थे, लेकिन 2017 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 20% जो है जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया इसके अंदर। अब जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस क्या है? जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ये बात बता देता हूं कि जितने भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स आप लोग देते हैं, किसी पोस्ट में 50% जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, किसी पोस्ट के अंदर 20% होते हैं, किसी पोस्ट के अंदर 80% भी होता है ये पोर्शन, और कोई ओवरऑल ही जनरल एबिलिटी क्वेश्चन से रिलेटेड 100 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कहां से करनी है, या इस 20% की प्रिपरेशन कहां से करनी है? क्योंकि अभी हमारा फोकस हमारे इस 80% के ऊपर होगा जो हमने सब्जेक्ट बेस करना है, लेकिन इस 20% की प्रिपरेशन आपने कहां से करनी है, उसका कोर्स क्या है, और उसकी मेन आउटलाइन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं इस ओरिएंटेशन के बाद आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोगों को वो कोर्स आउटलाइन जो इस जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस का ना सिर्फ लेक्चरशिप के लिए बल्कि पीपीएससी की तमाम पोस्ट के लिए जो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो कोर्स आउटलाइन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, ये उसके बाद जो मेरिट क्राइटेरिया है, मेरिट क्राइटेरिया टोटल 200 मार्क्स बनते हैं। पीपीएससी का मेरिट जो है आउट ऑफ 200 बनता है, उसमें से आपके टोटल जो एकेडमिक्स हैं उनको काउंट करने का प्रोसीजर हम सेपरेट से मैं आप लोगों के एक वीडियो में अपनी शेयर कर दूंगा। 40 मार्क्स आप लोगों के एकेडमिक्स के होते हैं, इसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता कैंडिडेट्स का, 2 to 4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। तो आप लोगों को अपने अभी तक जो एकेडमिक्स हैं उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों की लास्ट डिग्री में सेकंड डिव जरूर है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए एमए एमएससी में आप लोगों की सेकंड डिव एटलीस्ट होनी चाहिए, थर्ड डिव जो होगा वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो उनके मेरिट क्राइटेरिया में इन 40 मार्क्स में कोई ज्यादा या बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहां पे आएगा? टेस्ट मार्क्स जो कि 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स से मुराद ये कि अगर आप लोगों के टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ और आपके 80 मार्क्स आते हैं तो मेरिट के अंदर आपके हाफ यानी कि आउट ऑफ 50 आपके 40 मार्क्स बने। 80 का अगर हाफ करेंगे तो 40 मार्क्स आप लोगों के मेरिट के अंदर काउंट हो जाएंगे। लेकिन देखने में तो ये 50 मार्क्स हैं, मैं इन मार्क्स को यूं समझता हूं कि तमाम मेरिट के मार्क्स ही टेस्ट के होते हैं। उसकी रीजन ये है कि एक कैंडिडेट वो 90% प्लस उसकी परसेंटेजेस हैं तमाम डिग्रीज में, लेकिन वो किसी वजह से टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकता या टेस्ट को क्वालिफाई ना कर सका, या टॉप 500 में, मैं 100 पोस्ट की बात करूंगा, जब भी बात कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे 100 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 100 है, तो 100 में से टॉप 500 100 पोस्ट के लिए टॉप 500 कैंडिडेट्स में ना आ सका तो उसकी वो 90% प्लस जो मार्क्स हैं वो किसी काम के इस पोस्ट के लिए नहीं आएंगे, किसी काम में नहीं आएंगे। तो फिर उसे चाहिए कि वो इतने मार्क्स टेस्ट में जरूर ले प्रिपरेशन करके कि वो टॉप कैंडिडेट्स में आ जाए। और टॉप कैंडिडेट्स में आप लोगों के लिए ये बता दूं कि हमें लगता है कि ये बहुत कोई हाई फाई किस्म का मेरिट होगा जैसे कि एजुकेशन का बनता है कि टॉप 500 में आने के लिए अगर 100 पोस्ट हैं तो हमें शायद 80 मार्क्स लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2011, 15 और 17 में, ये 2017 एक वाहिद पेपर था जिसमें 56 हाईएस्ट मतलब 56 वाले को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, या वो टॉपर्स में क्वालिफाई कर गया तो टॉप 500 में, या जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इन कैंडिडेट्स को एज इट इज जो है वो 56 या उससे ज्यादा के जो मार्क्स हैं वो उनके लिए बुलाया गया। अच्छा,
उसके बाद इंटरव्यू की बात करूंगा कि इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स होते हैं मेरिट के अंदर। ये एक बड़ा मार्जिन है, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन इंटरव्यू की बात तब होती है जब आप लोग टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके होते हैं। तो मेन चीज टेस्ट है, उस पे बराए मेहरबानी हमने फोकस रखना है। ओके, यहाँ पर हम इस अपने प्रिपरेटरी सेशन में हमारा जो मेन फोकस होगा स्टार्ट में वो 80% यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा। और सब्जेक्ट बेस्ड जो पोर्शन होगा उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं या कौन सा जो टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादा कवर किया जाता है। तो मैं पास्ट पेपर्स को देख के उनकी थोड़ी सी चेक करना चाहूंगा कि पास्ट पेपर्स के अंदर जो लिया गया पास्ट पेपर, उसमें हर पोर्शन से कितना पेपर जो है वो आया। ओके, तो सबसे पहले मैं जिस पेपर को जस्ट डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए ये जस्ट ओरिएंटेशन है, कल से जिस लेक्चर को या टॉपिक को हम स्टार्ट करने जाएंगे वो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी 1-2 दिन में पेपर चल रहे हैं। तो जो मेन पोर्शन है, मेन स्ट्रीम पोर्शन, टोटल जो 3 हैं, जिसके अंदर अलजब्रा है, रियल एनालिसिस है और स्पेसिस हैं, मैथमेटिकल स्पेसिस हैं, या जिनको टोपोलॉजिकल स्पेसिस या फंक्शनल एनालिसिस के नाम से भी कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज उनके नाम से पढ़ाया जाता है। तो वो मैं अभी बात करता हूं उनकी। तो मेन पोर्शन से कोई कैंडिडेट ना रह जाए, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम टोपोलॉजिकल स्पेस, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पोर्शन आता है आपका, उसको स्टार्ट करेंगे हम, ताकि जो कैंडिडेट सब रह जाएं या रजिस्ट्रेशन जिनकी 2-4 दिनों में हो जाए वो आप लोगों के साथ ज्वाइन कर लें। अच्छा, ऐसा है कि ड्यूरिंग आफ्टर 7 मिनट्स जो है वो हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके फौरन बाद आप लोगों ने उसे रीज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सेशन एज इट इज जो है वो कंटिन्यू होगा। 7 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली एक दफा डिस्कनेक्ट होगी शायद, तो फिर दोबारा से रीज्वाइन में इसको दोबारा से रिकनेक्ट करूंगा, तो आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना है फौरन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 2011, इसमें जो मेन पोर्शंस है, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है, तो जो ये पीयू के हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है, लेकिन जो कैंडिडेट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी से या जो कैंडिडेट्स बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी मैं बता देता हूं कि वो किस नाम से इन कोर्सेज को पढ़ के आए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा मेन स्ट्रीम पोर्शन है। ये 2011 के पेपर में कितने मार्क्स का आया ये आगे अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा जो बीजीयू के कैंडिडेट्स हैं और इस्लामिया के जो कैंडिडेट्स होंगे, वो अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3 के नाम से इन कोर्सेज को पढ़ते रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि आपकी जो मैक्सिमम प्रिपरेशन है लेक्चरशिप की, मैं यहां पर वो क्लासिफिकेशन एफएससी, बीएससी और एमएससी बेस पे नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप लोग अपने कैलकुलस पोर्शन को, ये अभी जब रियल एनालिसिस की बात करेंगे तो रियल एनालिसिस के अंदर हम कैलकुलस को भी साथ में ही ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं कि कैलकुलस प्लस रियल एनालिसिस आप लिखा हुआ देखते हैं। अच्छा, ये बात होगी कि अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3 ये सारे मैंने इस पोर्शन के अंदर रखे हैं। रियल एनालिसिस इस पोर्शन के अंदर, जब भी मैं रियल एनालिसिस की बात करूंगा आप लोगों से कि ये वाला एमसीक्यू रियल एनालिसिस का है, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये रियल एनालिसिस 1 या 2 का भी हो सकता है, और दूसरी बात ये आप लोगों को कैलकुलस का भी क्वेश्चन इसी कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ होगा। जब मैं मार्क्स बताऊंगा कि इस पोर्शन कितने मार्क्स आए का पेपर आया था, तो इसका मतलब रियल एनालिसिस का मतलब ये होगा कि कैलकुलस वाला भी इसी में आप लोग कंसीडर कर रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री सेपरेट से कोर्स पढ़ते हैं बीजेडयू वाले, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिफरेंट से पढ़ते हैं। पीयू के अंदर ये कंबाइंड कोर्स ऑफर किया जाता है, जनरल सिस्टम्स लोग करते हैं, तो वो इन दोनों के कंबाइंड भी और सेपरेट मार्क्स जितने का इनके अंदर आया होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पार्टिसिपेंट्स के अंदर सुफियान ने हैंड रेज किया है, आप कमेंट अगर कर दें तो मैं उसे देख के फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा साथ ही। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन के अंदर लेता हूं।
सिर्फ मैं इसकी क्लासिफिकेशन बताता हूँ, फिर मीटिंग रिकनेक्ट करते हैं हम। ओके, क्लासिफिकेशन में फिर उसके बाद वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस और मैकेनिक्स। फिफ्थ पे टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। टोपोलॉजी जो बीजेडयू वाले लोग हैं वो टोपोलॉजी को मैथमेटिकल स्पेसिस के अंदर कोर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, और मैथमेटिकल स्पेसिस के अंदर भी देखते हैं। कुछ जगहों पे इसको सेपरेट से कोर्स जो है वो टोपोलॉजी के नाम से ऑफर किया जाता है। तो टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस को कंबाइन यहाँ पर पोर्शन में रखा गया है। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस में, स्टैट्स में, चूंकि इनका बड़ा माइनर सा पोर्शन होता है, तो इन सारों को मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर यहाँ पर फिलहाल लिखा है। हम इनको सेपरेट से डिस्कस जरूर करेंगे एक एक पोर्शन को, और इनके तमाम इन्स एंड आउट्स को जरूर देखेंगे। अच्छा, अब ये पेपर्स में कितने मार्क्स के पोर्शन आए थे, तो वो हम अब इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में। तो आपका जो एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है